हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी हम एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा पेपर 3 पार्ट ए यूनिट 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें कंप्यूटर से संबंधित बातें की जाती हैं। कंप्यूटर संबंधित सिलेबस है यानी तो जो पहले पढ़ा था पहले उसको रिवीजन करते हैं और उसके बाद में नया कंटिन्यू करेंगे। सोशल मीडिया के बारे में पढ़ा था। सोशल मीडिया क्या होता है, सीधी सी आएगी कि इंटरनेट से संबंधित विभिन्न जो सोशल साइट्स होती हैं उनका समूह होता है, जो कि लोगों को आपस में जोड़ने, उनके विचार तथा मतों को स्वतंत्रता पूर्व रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, वर्चुअल वर्ल्ड बनाता है और जिस पर इंटरनेट के माध्यम से पहुंच बना सकते हैं। 30 जून को सोशल मीडिया दिवस मनाते हैं। सोशल मीडिया शब्द सबसे पहले जे वार्नेस ने दिया था। ठीक है, और क्यों मनाते हैं, सीधी सी ये मतलब जागरूकता पैदा करने के लिए, मीडिया के प्रभाव वैश्विक संचार में इसकी भूमिका पर जोर देने के लिए मनाया जाता है। सबसे पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 6 डिग्रेड 1997 में लॉन्च किया था, जिसकी स्थापना एंड्रयू वेनरिच ने की थी। संचार का एक बहुत अच्छा माध्यम होता है। उदाहरण के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जो कि आजकल अपन बहुत अच्छे से जानते हैं। विस्तार के बारे में 2019 तक 574 मिलियन सक्रिय इंटरनेट सक्रिय उपयोगकर्ता थे और चीन के बाद में भारत दूसरे स्थान पर है। इसके प्रकार के बाद 2 प्रकार के परंपरागत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपन जानते हैं रेडियो, टीवी वगैरह, और सोशल मीडिया में फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये सब होते ही हैं, है ना। तो और अगला देखते हैं कि देखो टीआरपी के माध्यम से जो टीवी मीडिया वगैरह होते हैं ना, जनता से समझते हैं कि भाई इनको क्या पसंद है क्या नहीं, उसी के आधार पर टीवी चैनल को परिवर्तित करते रहते हैं। यदि बात करें सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया जो होता है ना, मतलब ये क्या डायरेक्ट लोगों से जुड़ा होता है। ठीक है, अपने निर्माण, खबरों का निर्माण करना है, शेयरिंग करना है, फीडबैक देना है, ये डायरेक्ट जनता से मांग लेता है और उसको लोग कर देते हैं। सोशल मीडिया की लोकप्रियता के कारण टीवी, प्रिंट मीडिया ये भी इस पे आ रहे हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पर जैसे कि जो टीवी चैनल वगैरह होते हैं ना, वो भी आजकल क्या है कि यूट्यूब चैनल पर अपना उन्होंने चैनल बना लिया है। सोशल मीडिया का अर्थ है कि ऐसे डिजिटल उपकरण से जो उपयोगकर्ता को अत्यंत तीव्रता से कंटेंट निर्मित करने और जनता तक शेयर करने की अनुमति देता है। इसके उदय के प्रभाव देखते हैं अपन। तो बात करें यहाँ पे कि विशेषताओं की अत्यधिक तीव्र गति से माध्यम होता है, उपयोग करने में सरल होता है, कोई फीस नहीं लगती है, विजुअल कंटेंट होता है, नोटिफिकेशन सुविधा होती है, संचार करना, सर्च करना भी आसान होता है। डिजिटल पहुंच, सस्ते स्मार्टफोन है और डाटा की दरें भी बहुत सस्ती हैं। सामाजिक संरचना में परिवर्तन के बारे में बात की जाती है। सामाजिक संरचना में तो व्यक्तिवाद और सामाजिक संरचना का टूटना और मापदंड के रूप में देखा जाता है। तो अपन देखेंगे आंकड़ों में बहुत सारा वृद्धि हुई है इनके बारे में। ठीक है, कि दिन प्रतिदिन जो आंकड़े हैं, जैसे कि फेसबुक पर 2.45 अरब लोग हैं, व्हाट्सएप पे 2.7, इंस्टाग्राम पर 1 अरब और ट्विटर पे देखते हैं अपन तो 330 मिलियन। इसकी भूमिका के बारे में बात करें तो इसके माध्यम से जनता से सरकार और सरकार से जनता का जुड़ाव बहुत तीव्र गति से होता है। इससे लोग विश्व में होने वाली घटना को तुरंत जान सकते हैं। इसके माध्यम से खुले तौर पर खबरों की खोज और उनका प्रेषण कर सकते हैं, उनको भेज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जनता का रुझान और ज्वलंत मुद्दे का ज्ञान सरकार को शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है। इससे गरीब और असहाय व्यक्ति को भी सरकार सीधे तौर पर तत्काल सेवा मुहैया करा देती है। विश्व के विभिन्न देशों में होने वाली गतिविधियों के बारे में जान सकते हैं, जैसे सीरिया युद्ध वगैरह, ISIS की गतिविधियाँ, रूस यूक्रेन के युद्ध वगैरह जो चल रहे हैं, कोई खेल वगैरह हो रहे हैं, ठीक है, वर्ल्ड कप वगैरह जैसे, उनके बारे में तुरंत अपन जान सकते हैं। जनता के प्रतिनिधि सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और अपने कार्यों, कार्य की प्रगति तथा अन्य मुद्दों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जनता इसके माध्यम से जान पाती है कि उसके क्षेत्र के प्रतिनिधि कितनी जागरूक हैं और स्थानीय मुद्दों को उठाते हैं या नहीं है ना। जैसे कि अपन लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी को देखते रहते हैं, वहाँ पर डिबेट देखते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। स्थानीय स्तर की घटना हो या कोई भी मुद्दा हो, जब सोशल मीडिया में चर्चित होकर सरकार तक पहुँचता है तो सरकार के द्वारा उस पर तुरंत संज्ञान लिया जाता है। जैसे कि अपन देख रहे हैं अमित शाह जी ने एक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर गलत बयान दे दिया, उसके संबंध में जनता कितनी आक्रोशित है कि हमारे महामानव का आपने अपमान किया हुआ है, वो गलत भी है। ठीक है, इस टाइप से संज्ञा नहीं देनी कि भाई आपका कुछ और मत है, हमारा कुछ और मत है, तो आपके ये आर्टिकल 19 का क्लियर उल्लंघन होता है। तो अलग अलग टाइप की बातें होती रहती हैं। हालांकि चलो अपन तो अपनी बात पर बात करते हैं। इसके माध्यम से सरकारी योजनाओं, नीतियों और सरकार की कमियों से जनता शीघ्र वाकिफ हो जाती है। विभिन्न कंपनियों तथा व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, कर्मचारियों से जुड़ने के लिए, जुड़ाव के लिए सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। वर्तमान
में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय, सरकार के विभिन्न विभाग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे देख सकते हैं अपन, जैसे कि ये सी विजिल वगैरह होता है, ठीक है, और ई डिस्ट्रिक्ट, ई गवर्नेंस, है ना, सोलर से संबंधित बात करें अपन, है ना, या फिर कोई भी वैकेंसी भर्ती वगैरह होती है, जो योजना वगैरह होती है, वो सब सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है, ठीक है। और सोशल मीडिया सामाजिक तनाव और अशांति पैदा कर सकती है। यदि इनकी समस्याओं के बारे में देखा जाता है तो देखो, अशांति पैदा, मॉब लिंचिंग आजकल आम घटना हो गई है भाई, ठीक है। लोग व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, ये नहीं कि अपने खुद किताबों को पढ़ें, उनके फैक्ट को जांचें, उसके आधार पर कोई चीज़ों को, भाई सीधा व्हाट्सअप पे किसी ने शेयर किया है तुरंत उसको सेंड कर दिया जाता है इधर से उधर। तो व्हाट्सअप की दुनिया वाला लोग बन गया है, ठीक है। उससे मॉब लिंचिंग, तनाव, अशांति पैदा हो रही है। कोई भी व्यक्ति इसका प्रयोग किसी भी व्यक्ति, वर्ग, समुदाय, धर्म, पंथ, समाज के नफरत फैलाना, संदेह पैदा करने के लिए कर सकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से आतंकवादी अपने मंसूबों को पूरा करना चाहते हैं। इसी के चलते ISIS में भर्ती होने के लिए कई देशों के युवा इराक पहुंच गए थे। स्थानीय स्तर पर होने वाली छोटी सी घटना को सामाजिक तत्व सोशल मीडिया पर बढ़ा चढ़ा कर दिखाते थे, जिससे सांप्रदायिक दंगा भड़क जाते हैं। जैसे बात करें 2013 में यूपी के जो मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक दंगों के पीछे नेटवर्किंग साइट का खासा योगदान रहा है। सोशल मीडिया ने दुरुपयोग का खामियाजा क्षेत्र विशेष लोगों को उठाना पड़ रहा है, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इनके माध्यम से अफवाहें फैलाई जाती हैं, धमकियाँ दी जाती हैं। उत्तर पूर्व के लोग भारत के कोने कोने से अपने मूल राज्यों में लौटने को मजबूर हो गए हैं। प्रभाव के बारे में बात करें, सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रभाव देखते हैं। सकारात्मक देखो, दुनिया भर के लोगों से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। उन लोगों की आवाज़ बन सकता है जो कि मुख्य धारा से अलग हैं, उनकी आवाज़ को उठाया दबाया गया है। वर्तमान में सोशल मीडिया कई व्यवसायों के लिए व्यवसाय के एक अच्छे साधन के रूप में कार्य कर रहा है। सोशल मीडिया के साथ कई प्रकार के रोजगार भी पैदा हुए हैं। वर्तमान में आम नागरिकों की भी जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग काफ़ी व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। कई शोधों में सामने आया है कि दुनिया भर में अधिकांश लोग रोज़मर्रा की सोशल मीडिया के माध्यम से ही, मतलब यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे लोग, इंस्टाग्राम के माध्यम से लोग, है ना, अपना मतलब रोजी रोटी कमा रहे हैं, ठीक है। अच्छा खासा मतलब बिजनेस सेटअप कर लिया उन्होंने, ठीक है। अपने बिजनेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से ही अपना लेक्चर को डिलीवर कर रहा हूँ। ऐसे कई प्रकार के लोग हैं जो कि अच्छा बहुत सेटअप, करोड़ों मिलियंस में उनके व्यूवर, सब्सक्राइबर हैं। नकारात्मक प्रभाव के बारे में देखा जाता है तो कई शोधकर्ता सोशल मीडिया का अधिक प्रयोग करके, कई शोधानुसार सोशल मीडिया का अधिक प्रयोग करके मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सोशल मीडिया साइबर बुलिंग को बढ़ाता है, फेक न्यूज़, हेट स्पीच फैलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सोशल मीडिया की गोपनीयता की कमी है, कई बार निजी डाटा चोरी होने का खतरा रहता है। साइबर अपराध, हैकिंग, फिशिंग जैसे खतरा भी बढ़ते रहते हैं। भारत में सोशल मीडिया के प्रभाव के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि ये सच है कि भारत सोशल मीडिया की वजह से नफरतों से संघर्ष कर रहा है। सोशल मीडिया के जरिए सकारात्मक पहलों को भी अंजाम दिया गया है। 11 में अन्ना हजारों आंदोलन था, अन्ना हजारे का आंदोलन, उसको भी सफलता सोशल मीडिया की वजह से मिली थी। निर्भया कांड हुआ था, उसमें भी और रोहित वेमुला प्रकरण हुआ था, ये भी सोशल मीडिया की वजह से ही सफल रहे आंदोलन। मौजूदा वक्त में गलत इस्तेमाल की वजह से सोशल मीडिया ज़्यादा चर्चा में रहने लगा। हमारी तरफ जैसे कि जो डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रम लाकर देश की तस्वीर बदलने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण हिस्से का दुरुपयोग कर सरकार और देश को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। जानमाल की परवाह किए बिना अगर मूर्खता की विशाल इस तरह से काम करते रहते हैं, हमें समझना होगा समाज और देश के पतन के मुहाने पर हम जा रहे हैं। लाभ के बारे में बात करें, सूचना का लोकतंत्रीकरण। देखो, सोशल मीडिया ज्ञान और व्यापक स्तर पर संचार सुविधाओं का लोकतंत्रीकरण करता है। नए अवसर, आभासी दुनिया का उदय, ऐसे लोगों को अपनी आवाज़ को मुखर करने का अवसर प्रदान करना है जिनको अभी तक सुनाई नहीं गया था। ऐसे बहुत सारे जो चाय की दुकान वगैरह अभी फेमस हुई थी, सिंगर वगैरह जैसे कि रानू मंडल वगैरह, ठीक है। तो तमाम एग्जाम्पल हैं जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से तो फेमस हुए हैं। भौतिक समुदायों की तुलना में ऑनलाइन समुदाय भौतिक भौगोलिक रूप से व्यापक। भाई एजुकेशन के बारे में बात करें भाई, तो कितना सस्ता एजुकेशन हो गया। पहले मतलब रटाने वाली कोचिंग्स वगैरह होती थी जो कि बहुत सारा मतलब पैसा भी ले लेती थी। आज कल ऑनलाइन के माध्यम से इतना सस्ता रुपए में बहुत अच्छा कंटेंट, बहुत अच्छे टीचर उपलब्ध हो गए हैं। तो ये सोशल मीडिया की ही देन है, ठीक है। सस्ता और आसान प्रौद्योगिकी की सहायता से कोई भी व्यक्ति सक्षम
प्रामाणिक, प्रभावी और मौलिक ऑनलाइन कंटेंट तैयार कर सकता है। आधिपत्य का मुकाबला, सोशल मीडिया भी पारंपरिक खिलाड़ियों के आधिपत्य का मुकाबला करने के लिए एक पकड़ के रूप में कार्य करता है। दूरी समाप्त हो रही है, सोशल मीडिया ने लोगों के बीच दूरी समाप्त कर दी। भाई कोई कहीं बैठा है, आराम से बात कर सकता है ना। सरकार के साथ सीधा संवाद, सोशल मीडिया ने आम लोगों सरकार से सीधे बातचीत, सरकारी सेवाओं का लाभ, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप इनके माध्यम से तुरंत ही अपनी बात को पहुंच। चुनौतियां, द्वेषपूर्ण भाषण और अफवाह, पिछले कुछ समय से कई मामलों में हिंसा और जानमाल की क्षति के लिए नफरत फैलाने वाले भाषण, अफवाह जिम्मेदार रहे हैं। हाल ही का मामला एक महाराष्ट्र के पालघर के गढ़चिंकल में एक घटना हुई थी जो कोरोना टाइम पे। फेक न्यूज़ के बारे में 2019 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 22 देशों के लिए सर्वेक्षण के अनुसार 64% से अधिक भारतीय फर्जी खबरों का सामना करते हैं। ऑनलाइन ट्रोलिंग सोशल मीडिया का नया उत्पाद है। कई बार लोग कानून अपने हाथ में ले लेते हैं, लोगों को ट्रोल करने और धमकाना शुरू कर देते हैं, उनके विचारों आख्यानों से सहमत नहीं होते हैं। महिला सुरक्षा, महिलाओं को साइबर रेप और अन्य खतरों का सामना करना पड़ता है, उनकी गरिमा को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। सोशल मीडिया, सरकार और सोशल मीडिया, आपदा प्रबंधन के बारे में बात करें। देखो, आपदा प्रबंधन के समय नागरिकों में दहशत फैल जाती है। ऐसे में सरकार सोशल मीडिया के द्वारा सभी अफवाहों को नकार सकती है और नागरिकों तक अपना संदेश और राहत के तरीके पहुंचा सकती है। नागरिकों की भागीदारी, सरकार mygov.in तथा मीडिया के द्वारा नागरिकों से संवाद स्थापित कर सकती है, उनका फीडबैक ले सकती है, जिससे शासन नागरिकों के मध्य लेखक निकटता आएगी और शासन में पारदर्शी जवाबदेहिता में वृद्धि होगी। ठीक है, नवाचारों को सम्मिलित करना संभव हो सके। कानून व्यवस्था के बारे में, पुलिस सोशल मीडिया के द्वारा अपराधों की प्रति जनता को जागरूक कर सकती है, जैसे ट्रैफिक संबंधित जानकारी दे सकती है। अन्य बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर जानकारी दे सकती है पुलिस के माध्यम से। विदेश संबंध, सोशल मीडिया के द्वारा विभिन्न राष्ट्र प्रमुख नेता एक दूसरे को बधाई संदेश देते हैं। ठीक है, और सोशल मीडिया के द्वारा भारतीय विदेश मंत्रालय विदेशों में फंसे भारतीयों को राहत पहुंचाई जाती है। भारतीय व्यापार उद्योग के बारे में बात करें तो सोशल मीडिया के द्वारा सरकार व्यापारियों, उद्योगपतियों के से नीति संबंधी परामर्श ले सकती है, उनसे संपर्क स्थापित कर सकती है। सोशल मीडिया लोकतंत्र के बारे में बात करें अपन तो सोशल मीडिया निम्न प्रकार से लोकतंत्र को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसे कि सभी को अन्याय और असमानता के विरुद्ध खुलकर बोलने, अपनी राय रखने का अवसर दिया जाता है। जनता की राय को शासन तक पहुंचाया जा सकता है, जनता और सरकार के मध्य निकटता आती है। सोशल मीडिया के कारण जनमत तैयार करने, जन चेतना जागृत करने और विभिन्न संस्कृतियों के लोगों को जोड़ने में सहायता मिली है। जनसभाओं और रैलियों, नामांकन को बाकायदा लाभ प्रसारण किया जाता है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक दल और बड़े नेताओं के फैंस क्लब सोशल मीडिया में चलाए जाते हैं। विभिन्न दलों द्वारा अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखने के लिए मंच उपलब्ध कराया जाता है। सोशल मीडिया के जवाब के कारण ही अन्ना हजारे का आंदोलन, निर्भया कांड, मुजफ्फरनगर दंगे, हाथरस कांड, आरूसी कांड, ये सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या, बहुत सारे जो मुद्दे हैं सोशल मीडिया के कारण ही न्यूज़ में बने हुए हैं। सोशल मीडिया अपने में निहित कुछ समस्याओं के कारण लोकतंत्र के लिए खतरा भी बनता जा रहा है। सामाजिक अतिवादता, धार्मिक उन्माद, चुनावी व्यवहार में वांछित परिवर्तन हेतु सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कैम्ब्रिज एनालिटिका नामक कंसल्टेंसी से सोशल मीडिया के द्वारा चुनावी परिणाम अपने पक्ष में लाने की सफलता प्राप्त की थी। और ये बहुत सारे हैं। ठीक है, चुनावी प्रचार के दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, नेताओं की छवि तथ्यों के साथ में छेड़छाड़ वगैरह की जाती है। चुनाव के दौरान कई प्रकार के मुद्दे वगैरह हैं, ये कई टॉपिक हैं, आराम से पढ़े। सोशल मीडिया और समाज के बारे में देखा जाता हो तो अलोकप्रिय शासकों के विरुद्ध लोकतांत्रिक आंदोलन जैसे अरब स्प्रिंग, सोशल मीडिया, जनजातीय और अल्पसंख्यक के अधिकारों के संबंध में जागरूकता, मीटू आंदोलन, ब्लैक लाइव मैटर वगैरह, व्हाट्सएप द्वारा शेयर जो ये रूमर वगैरह चलाए जाते हैं। ट्विटर ने पावर 18 नामक कैंपेन के द्वारा युवाओं को सार्वजनिक बहसों में योगदान देने के लिए चुनाव भागने में प्रेरित वगैरह किया है। ठीक है, कानून भी बने हैं, जैसे IT एक्ट 2000 और 2008 में संशोधित, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकार को साइट ब्लॉक करने का, भड़काऊ पोस्ट, मानहानि, अश्लील पोस्ट करने के लिए कार्रवाई करने का अधिकार भी दिया है। IT एक्ट की धारा 66C के अंतर्गत अन्य व्यक्तियों के नाम पर अकाउंट बनाना, किसी अन्य व्यक्ति के फोटो का इस्तेमाल करना कानूनी अपराध है। इसके लिए 30 वर्ष का कारावास या 1 लाख रुपए का जुर्माना भी है। ठीक है, 66C बहुत इंपॉर्टेंट IT एक्ट की धारा। और IT एक्ट की धारा 70 के अंतर्गत देश की सुरक्षा, न्यायालयों की अवमानना, दूसरे व्यक्ति के अकाउंट को छेड़छाड़, हैकिंग करना ये अपराध है। IT एक्ट की धारा 67 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री के
प्रसार को अपराध माना गया है। 3 वर्ष का कारावास और 5 लाख का जुर्माना है। IT एक्ट की धारा 71 के अंतर्गत आंकड़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत करना, 72 के अंतर्गत निजता को भंग करना, 73 के अंदर फर्जी डिजिटल हस्ताक्षर, 153 तथा 53B के अंतर्गत किसी जाति समुदाय आदि के विरुद्ध बोलना लिखना कानूनी अपराध है और 5 वर्ष का कारावास का प्रावधान भी है। सरकार का दायित्व, सरकार के द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि देश के नागरिकों का डाटा देश की सीमा से बाहर संग्रहित न हो। सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट के द्वारा डाटा के दुरुपयोग पर कठोर दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए। अन्य देशों में लागू कानून का ज्यों का त्यों लागू न करके भारतीय सामाजिक संरचना के अनुरूप होना चाहिए। मीडिया साक्षरता को बढ़ावा होना चाहिए। ठीक है, कि कुछ भी एक ही पक्ष के बारे में बोलते रहते हैं, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। सोशल नेटवर्किंग कंपनियों को उत्तरदायित्व, देखो सोशल नेटवर्क कंपनियों के द्वारा एंड टू एंड एन्क्रिप्शन और उच्च किया जाना चाहिए। हेट स्पीच को फैलाने वाले अकाउंट को तुरंत हटाया जाना चाहिए। नागरिकों का दायित्व ये रहता है कि किसी पोस्ट को पढ़ने से पहले उसकी प्रामाणिकता जांच कर लें, भाई उसको पढ़ लें, गूगल से सर्च वगैरह कर लें, उसके बाद में उसको फैलाएं। बच्चों को सोशल मीडिया से दूर करें, ठीक है, और उनके बारे में अवगत कराएं कि भाई यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं तो इनसे दूर रहें कई प्रकार की। आज हम नए शुरुआत करते हैं ई शासन यानी ई गवर्नेंस के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के बारे में बात करेंगे अपन। ठीक है, तो इस संबंध में देखते हैं क्या है शुरुआत यहाँ से। देखो, सरकारी सेवाओं सूचनाओं के आदान प्रदान, लेन देन, पहले से मौजूद सेवाओं के एकीकरण, सूचना पोर्टलों के लिए सूचना और सूचना संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, ये सारी चीज़ें ई गवर्नेंस में आती हैं। देखो, सरकारी सेवाएं वगैरह होती हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, लेन देन हो रहा है, पहले से मौजूद सेवाओं का एकीकरण हो रहा है, सूचना पोर्टल के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग ICTC के अंदर, ये सब ई गवर्नेंस के अंतर्गत आते हैं। ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? प्रक्रिया, लोग, तकनीकी संसाधन, प्रोसेस, पीपल, टेक्नोलॉजी और रिसोर्स, ये 4 इसके क्या होते हैं? स्तंभ होते हैं। ये MPPSC मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। ई गवर्नेंस के 4 प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं? प्रक्रिया, लोग, तकनीकी और संसाधन। यूरोप की परिषद ने ई गवर्नेंस का उल्लेख किया है। सार्वजनिक कार्रवाई 3 क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग, जैसे कि बात करें अपन ई प्रशासन, ई लोकतंत्र, ई सेवाएं। ठीक है, 3 क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है। ई प्रशासन मानी सरकारी अधिकारियों नागरिक समाज के बीच का संबंध। ठीक है, इनके बीच में संबंध कैसा होना चाहिए? सरकारी अधिकारियों नागरिकों समाज के बीच संबंध कैसा होना चाहिए? ई लोकतंत्र में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सभी चरणों के में सार्वजनिक प्राधिकरणों का कामकाज। ई सेवा में सार्वजनिक सेवाओं का प्रावधान होता है। देखो, ई प्रशासन, ई लोकतंत्र, ई सेवा, इनको याद रखना है ज़्यादा। प्रशासन में सीधा से अधिकारी और नागरिक समाज के बीच संबंध होता है। लोकतंत्र में वोटिंग से संबंधित चीज़ें होती हैं। ठीक है, सेवाओं में सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित चीज़ें होती हैं। अपन विश्व बैंक के अनुसार ई शासन को देखते हैं, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग। देखो, सरकारी अभिकरणों द्वारा सूचना तकनीकों जैसे कि वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट और मोबाइल कंप्यूटिंग के प्रयोग का सूचक है। यह नागरिकों, व्यापारियों और सरकारी अंगों के साथ संबंधों को रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। ई प्रशासन का मूल रूप से स्मार्ट शासन की दिशा में एक कदम है। देखो, सरकारी अभिकरणों द्वारा सूचना तकनीकों जैसे कि वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट, मोबाइल कंप्यूटिंग के प्रयोग, भाई इनका जब तक प्रयोग नहीं, नेटवर्क का प्रयोग नहीं होगा, जैसे कि बड़े लेवल पर प्रयोग नहीं होगा, इंटरनेट का, मोबाइल का प्रयोग, कंप्यूटर का प्रयोग नहीं होगा, तो भाई ई शासन का कोई मतलब ही नहीं है। यानी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट भागीदारी है। यह नागरिकों, व्यापारियों, सरकारी अंगों के साथ संबंधों को रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। इन्हीं के बीच में अभी आगे अपन बढ़ेंगे कि गवर्नमेंट टू सिटीजन, सिटीजन्स टू बिजनेस, है ना, गवर्नमेंट टू बिजनेस, है ना, G2B मॉडल पढ़ेंगे। तो इनके बीच में ही रूपांतरण हो रहा होता है। ठीक है, ये आपस में सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे होता। तो ई प्रशासन मूल रूप से स्मार्ट शासन की दिशा में कदम है। देखो, इसका मतलब स्मार्ट का मतलब क्या होता है? सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट शासन का सूचक होता है। देखो, सिंपल यानी सरल, मोरल नैतिक, अकाउंटेबल उत्तरदायी होता है भाई वो,
ठीक है। और रिस्पॉन्सिव अनुक्रियात्मक, उसका तुरंत रिस्पॉन्स मिलता है। ट्रांसपेरेंट यानी किसी प्रकार का इसमें घोल गफल नहीं होना चाहिए। तो अब इनको अच्छे से देख देखो। सिंपल का मतलब शासन का, सिंपल का मतलब होता है सरल। सरल मतलब सूचना और संचार तकनीक के प्रयोग द्वारा जो सरकारी नियम कानून है, विनियम है, प्रक्रियाओं का सरलीकरण है, जिसके द्वारा प्रयोक्ता होता है, जो यूजर्स होते हैं, अनुकूल सरकार उपलब्ध कराई जाए, यानी आसानी से समझ सकें। ठीक है, उनके लिए इसका मतलब यही हो जाता है। जो सूचना संचार तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं अपन, ठीक है, सरकारी नियम विनियम, तो आसानी से समझा सकते। मॉरल यानी शासन, राजनीतिक एवं प्रशासनिक तंत्र में नैतिक मूल्यों की एक समग्र नई प्रणाली के उदय का सूचक है। तकनीकी हस्तक्षेप जैसे कि भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियां होती हैं, पुलिस, न्यायपालिका इत्यादि की क्षमता को सुधार करता है। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबल उत्तरदायित्व, भाई जिसकी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से वो निभाए। प्रभावी प्रबंधन, सूचना प्रणाली एवं निष्पादन, मापन कार्य तंत्र के डिजाइन, विकास एवं क्रियान्वयन को बढ़ावा देकर सेवा कर्मियों की जवाबदेही को सुनिश्चित करना है। रिस्पॉन्सिव अनुक्रियात्मक, सेवा आपूर्ति की गति को बढ़ाने के लिए प्रक्रियाओं को सरल और कारगर बनाकर व्यवस्था को अनुक्रियात्मक बनाया जाता है। ट्रांसपेरेंट, अब तक सरकारी दस्तावेज में परिसीमित सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाकर प्रक्रिया में कार्यों को पारदर्शी बनाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रशासनिक अभिकरणों की अनुक्रिया में समानता और कानून का शासन परिलक्षित होता है। उदय के कारण क्या, देखो, शासन का जटिल होना और सरकार से नागरिक की अपेक्षाओं में वृद्धि। ठीक है, तो इसका ये उद्देश्य के बारे में बात करें तो नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करना, पारदर्शिता और जवाबदेहिता का पालन करना, सूचनाओं के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना, शासन दक्षता में सुधार करना, व्यापारियों और उद्योगों के साथ इंटरफेस में सुधार करना। उद्देश्य देखो क्या, देखे, नागरिकों को बेहतर सेवा उपलब्ध करा रहे हैं, इस सब उद्देश्य है ही। देखो अभी अपन ने जैसे कि स्मार्ट मॉडल पढ़ा था, इसमें जवाबदेहिता, पारदर्शिता, ये सब पढ़े थे, है ना, सब देखा है। तो पारदर्शिता, जवाबदेही का पालन तो करना ही पड़ेगा भाई, ये भी उद्देश्य का है। शासन दक्षता में सुधार, ये नहीं कि भाई फाइल पड़ी है ना। अब ई गवर्नेंस के ऐसे कि ई जो पोर्टल वगैरह चल रहे होते हैं, उसके माध्यम से तुरंत ही, ये नहीं है कि भाई लाल फीताशाही का अपन को शिकार होना पड़ता है, तुरंत ही कार्य हो जाते हैं। शासन दक्षता में सुधार हुआ है, व्यापार उद्योग इंटरफेस में सुधार हुआ है, ठीक है, और सूचनाओं के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना है, नागरिकों, ये सब उद्देश्य हो जाते हैं। ई गवर्नेंस की पहलों के लिए बात करें तो भारत में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार, जैसे 70 में इलेक्ट्रॉनिक्स से एक विभाग की स्थापना की जाती है ना। 2012 में डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बनाया जाता है। 2016 में इसे संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से पृथक कर पूर्ण मंत्रालय बना देते हैं। देखो 77 की बात होती है, 77 की, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र बनता है, ठीक है, NIC सेंटर बनता है। जैसे कि अपन कोई भी वेबसाइट खोलते हैं ना तो NIC लिखा रहता है, तो यानी इसके द्वारा साइटों को डेवलपमेंट किया जाता है। तो वर्तमान में NIC के 4 डाटा सेंटर हैं। जैसे कि दिल्ली के बारे में बात करें, पुणे महाराष्ट्र में आता है, भुवनेश्वर उड़ीसा में आता है, हैदराबाद तेलंगाना में आता है, ठीक है। तो ये 4 सेंटर हैं NIC की, जो कि NIC की स्थापना 1970, NIC के बारे में 2 नंबर में लिखने हैं तो अपन इतना ही लिखेंगे भाई, NIC की स्थापना 1977 में होती है ना, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। इसके वर्तमान में 4 डाटा सेंटर हैं, ठीक है, दिल्ली, पुणे, भुवनेश्वर, हैदराबाद। आगे बात करें NIC का, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये दिल्ली में है। NIC का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेंगलोर में है। NIC का साइबर सुरक्षा केंद्र, जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, अपन इसको सर्ट बोलते हैं इंग्लिश में, शॉर्ट फॉर्म में, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स, ये भी दिल्ली में है। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना NIC का, वो भी दिल्ली में है, और कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ये भी दिल्ली में है। ब्लॉकचेन के संबंध में ये कहाँ पे हैगा, बेंगलुरु में हैगा। NIC की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट पुणे में हैगी, पुणे में है ना। अब बात करें इसकी सेवाओं क्या क्या होती हैं। सरकारी ई प्रोक्योरमेंट के बारे में देखें अपन, ठीक है, सरकारी ई प्रोक्योरमेंट में क्या क्या होता है। सिस्टम सरकारी खरीद निविदा प्रणाली को सरल बनाता है। सिस्टम सरकारी खरीद, जो कॉन्ट्रैक्ट
सिस्टम होता है ना, उसको बहुत आसान बनाता है। इसका मतलब ये लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जैसे कि जो खाद्यान्नों का वितरण किया जाता है ना, तो उनकी लागत प्रभावी, तेज और लक्षित सुपुर्दगी होती है। सेवा प्लस, सभी सरकारी सेवाओं को आम आदमी के लिए सुलभ बनाना। ई परामर्श, प्रवेश प्रक्रिया को सरल बनाना। जीवन प्रमाण, पेंशनरों के लिए डिजिटल प्रमाण पत्र। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल, सभी छात्रवृत्ति आवेदनों के लिए एकल पोर्टल होता है। ई न्यायालय, पारदर्शी, सुलभ और लागत प्रभावी न्याय वितरण प्रणाली होती है। IVFRT, प्रभावी और कुशल ऑनलाइन आवेदन सेवाएं होती हैं। ठीक है। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, सरकार में धन के उपयोग की वास्तविक समय की निगरानी। दर्पण के बारे में देखा जाए तो देश भर में परियोजनाओं के विश्लेषणात्मक समीक्षा के लिए डैशबोर्ड होता है। स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण भारत को स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए। नेवा नेशनल ई विधान, विधानसभा की एकीकृत कार्य प्रणाली। ई जेल, कैदी प्रबंधन सेवाओं का कंप्यूटरीकरण और उन्हें एकीकृत करना। ओपन सरकारी डाटा प्लेटफॉर्म, सरकारी कामकाज में पारदर्शिता। S3 वास, यूजर फ्रेंडली कार्यक्षमता और सरकारी वेबसाइटों के इंटरफेस को संवर्धित करना। माई सरकार या माई गवर्नमेंट, सरकार के साथ बातचीत के लिए नागरिक सहभागिता मंच होता है। नरेगा सॉफ्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को सुदृढ़ करना। ई अस्पताल, अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली के लिए वन स्टॉप समाधान। ई ऑफिस, सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए डिजिटल कार्य स्थल समाधान। ई परिवहन, परिवहन से संबंधित सभी सेवाओं और सूचनाओं को आसान पहुंच। 1987 में निकनेट की स्थापना की गई, जो उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क था। 1990 में इसका विस्तार राज्यों की राजधानी से सभी मुख्यालयों तक जोड़ा गया था। उसके पश्चात डिसनिक की भी स्थापना की गई थी। 1998 में सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर विकास पर राष्ट्रीय कार्यबल की स्थापना की गई थी। 2000 में सभी केंद्रीय मंत्रालयों विभागों के कार्यान्वयन के लिए ई गवर्नेंस के लिए 12 सूत्री एजेंडा सूचीबद्ध किया गया था। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम में 2008 में संशोधन भी किया। अभी देखा ही था अपने 66C के बारे में, 67 के बारे में बहुत सारे एक्ट देखे थे उसमें। और भारत में IT को बढ़ावा देने के लिए कॉमन एक्शन प्लान के आगमन के लिए राज्यों में IT मंत्रियों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन 2000 में आयोजित किया गया था। सरकार और नास्कॉम में 2002 में निस्ज स्मार्ट गवर सरकार के लिए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की गई थी। 18 मई 2006 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें 31 मिशन मोड प्रोजेक्ट और 8 समर्थन घटक शामिल थे। सूचना प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय नीति 2012 अपनाई गई थी। ई गवर्नेंस की उपयोगिता के बारे में बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग भी देश विदेश की घटनाक्रम से भली भांति परिचित हो सकेंगे। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग भी देश में और इसके माध्यम से योजना व दस्तावेजों का सुव्यवस्थित रखरखाव संभव हो सकेगा। सूचना का अधिकार एवं ई प्रशासन मिलकर देश के विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकेंगे। विभिन्न योजनाओं परियोजनाओं की जानकारी एक आम आदमी तक इंटरनेट के माध्यम से पहुंचाई जा सकती है तथा उसके बारे में जान सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। ज्ञान आधारित भारत के निर्माण में ई गवर्नेंस एक महत्वपूर्ण कारक है। सूचनाएं सीधे संबंधित व्यक्ति तक पहुंच सकेंगी, बिचौलिया की भूमिका खत्म हो सकेगी, तो शोषण का एक जो कारक है वो उससे भी बचाव हो सकता है। यदि विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसमें प्रशासनिक नेतृत्व एवं प्रौद्योगिकी का एकीकरण हो जाता है। सरकारी विभागों और अभिकरणों से संबंधित सूचनाओं एवं सेवाएं इंटरनेट और इंटरनेट पर उपलब्ध होना। स्वयं सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिक तकनीकों का प्रशासनिक कृत्यों में प्रयोग करना ई गवर्नेंस का व्यवहारिक स्वरूप है। यह प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी का संपूर्ण आत्मसात कारण है। इसमें ई गवर्नेंस शामिल है। ई गवर्नेंस लोक प्रशासन में स्वचालन की अवधारणा प्रयासों का परिष्कृत विस्तार है। ई गवर्नेंस की अवधारणा मूल रूप से बेहतर सरकार की मान्यता को पल्वित करती है। जिसके तहत नौकरशाही का छोटा आकार, प्रशासन में सच्चरित्रता
लोक सेवाओं के प्रति जवाबदेही, जनता में शासन प्रशासन के प्रति विश्वसनीयता जगाना और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाना इत्यादि कार्य हैं इसके। इस व्यवस्था से कागजी कार्रवाई में कमी आती है, विलम्ब और बाबू राज पर भी जो लाल फीता था इस पर भी रोक लगती है। ई गवर्नेंस द्वारा टेली कॉन्फ्रेंस संभव हुआ है, जिससे प्रशासन में दक्षता आई है। यह अभिशासन की स्थापना की पद्धति है। इसमें एक ही कार्य की पुनरावृत्ति नहीं होती है, निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्रम के रूप में प्रोग्राम विकसित कर दिया जाता है। ई गवर्नेंस की विभिन्न अवधारणाओं के बारे में बात करें अपन, ई प्रशासन राज्य को आधुनिक बनाने के लिए आईसीटी का उपयोग, प्रबंधन सूचना प्रणाली के लिए डाटा रिपोजिटरी का निर्माण और रिकॉर्ड्स का कंप्यूटरीकरण। ई सेवाएं, इसका उद्देश्य राज्य और नागरिकों के मध्य संबंध को मजबूत करना, उदाहरण के लिए ऑनलाइन सेवाओं का प्रावधान। ई प्रशासन और ई सेवाओं का साथ समायोजन करना, जिसे बड़े पैमाने पर ई सरकार कहा जाता है। ई गवर्नेंस देखो, ई सेवाएं ई गवर्नेंस समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार की क्षमता में सुधार हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। इसमें नागरिकों के लिए नीति और कार्यक्रम से संबंधित जानकारी का प्रकाशन शामिल होता है। यह ऑनलाइन सेवाओं के अतिरिक्त सरकार की योजनाओं की सफलता के लिए आईटी का उपयोग करता है और सरकार के विकास लक्ष्यों में मदद करता है। ई लोकतंत्र राज्य के शासन में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु आईटी का उपयोग करते हैं। इसके अंतर्गत पारदर्शिता, जवाबदेही, लोगों की भागीदारी पर जोर दिया जाता है। इसमें नीतियों का ऑनलाइन खुलासा, ऑनलाइन शिकायत निवारण, ई जनमत संग्रह आदि शामिल होता है। G2G यानी सरकार से सरकार, जब सूचना और सेवाओं का आदान प्रदान सरकार की परिधि में होता है, सूचना और सेवाओं का आदान प्रदान सरकार की परिधि में होता है तो इसे G2G कनेक्शन कहते हैं। यानी विभिन्न सरकारी संस्थाओं और राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारी संस्थाओं के बीच और इसके इकाई विभिन्न स्तरों के बीच कार्य करना। G2C यानी सरकार और नागरिक, सरकार और आम जनता के बीच बातचीत को G2C कहते हैं। यहाँ एक प्रक्रिया सरकार और नागरिकों के बीच स्थापित की गई है, जिससे नागरिक विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच सकते हैं। नागरिकों को किसी भी समय कहीं भी सरकारी नीतियों पर अपने विचारों और शिकायतों को साझा करने की स्वतंत्रता है। G2B यानी सरकार से व्यवसाय, इसमें ई गवर्नेंस बिजनेस क्लास को सरकार के साथ सहज तरीके से बातचीत करने में मदद करता है। इसका उद्देश्य व्यापार के माहौल में और सरकार के साथ बातचीत करते समय पारदर्शिता स्थापित करना है। आवाज़ कम कर लो बेटा, है आपको बोलता रहूँ मैं, आवाज़ कम कर लो है। G2E सरकार से कर्मचारी, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना, किसी भी देश की सरकार सबसे बड़ी नियोक्ता होती है, इसलिए वो नियमित आधार पर कर्मचारियों के साथ काम करती है। यह सरकार और कर्मचारियों के बीच कुशलता और तेज़ी से संपर्क बनाने में मदद करता है, साथ ही उनके लाभों को बढ़ाकर उनकी संतुष्टि स्तर तक पहुंचने में मदद करता है। ई गवर्नेंस के चरण के बारे में देखते हैं अपन, तो विभिन्न शोध अध्ययनों में स्पष्ट है कि ई गवर्नेंस मौलिक रूप से कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर और संचार प्रणालियों के नेटवर्किंग के विकास से जुड़ा हुआ है। तो कंप्यूटरीकरण से शुरुआत करते हैं। देखो पहला चरण होता है जो कि इसमें क्या है कि व्यक्तिगत कंप्यूटरीकरण, व्यक्तिगत कंप्यूटर की उपलब्धता के साथ सभी सरकारी कार्यालय में पर्सनल कंप्यूटर स्थापित किए गए और कंप्यूटर का उपयोग वर्ड प्रोसेसिंग के साथ शुरू हुआ। इसके बाद डाटा प्रोसेसिंग में तेजी आई। नेटवर्किंग यानी कुछ सरकारी संगठनों की कुछ इकाइयों को विभिन्न सरकारी संस्थाओं के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान और डाटा प्रवाह के लिए हब के माध्यम से जोड़ा गया इनको। ऑनलाइन उपस्थिति तीसरा चरण होता है इसका। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ वेब पर उपस्थित बनाए रखने के लिए आवश्यकता महसूस की गई, जिसके परिणाम स्वरूप सरकारी विभागों और अन्य संस्थाओं द्वारा वेबसाइटों का रखरखाव किया गया।
आमतौर पर इन वेब पृष्ठ वेबसाइटों में संगठनात्मक संरचना, संपर्क विवरण, रिपोर्ट और प्रकाशन, संबंधित सरकारी संस्थाओं के उद्देश्य और दृष्टि विवरण के बारे में जानकारी होती थी। ऑनलाइन अंतरक्रियाशीलता, ऑनलाइन उपस्थिति का एक स्वाभाविक महत्व सरकारी संस्थाओं और नागरिकों और नागरिक समाज संगठनों आदि के बीच संचार चैनलों का खोला जाना था। इस चरण का मुख्य उद्देश्य डाउनलोड करने योग्य फॉर्म प्रदान करके सरकारी संस्थाओं के साथ व्यक्तिगत इंटरफेस के दायरे को कम करना था। देखो 4 अपने चरण देखे, कंप्यूटर का नेटवर्किंग, ऑनलाइन उपस्थिति और अंतरक्रियाशीलता। इसके यदि लाभ के बारे में बात करें अपन ई गवर्नेंस के, इसमें प्रशासनिक देखो इसमें प्रशासनिक कार्य एवं सेवाओं की दक्षता एवं गुणवत्ता में सुधार करना है और होता है इससे। ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकार को सारे आंकड़े आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। सरकारें विभिन्न योजनाओं और नीतियां बनाने के दौरान इन आंकड़ों का विश्लेषण कर बेहतर निर्णय ले सकती हैं। ई गवर्नेंस के परिणाम स्वरूप एक कॉमन डाटा सेंटर उपलब्ध हो जाता है या तैयार हो जाता है। इससे जनता और सरकार के बीच स्वस्थ और पारदर्शी संवाद बनता है। ई गवर्नेंस से व्यवसाय और नए अवसरों का सृजन होता है। देखो क्या क्या अपन ने देखा लाभ। एक तो क्या होता है कि भाई डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है सरकार और जनता के बीच में। ई गवर्नेंस के परिणाम स्वरूप कॉमन डाटा सेंटर तैयार होता है जहाँ से कि अपन सारे डाटा को अपन ले सकते हैं सरकार। ई गवर्नेंस से व्यवसाय और नए व्यवसाय खुल जाते हैं, नए अवसरों का सृजन मिल जाता है, दक्षता गुणवत्ता में सुधार होता है, ठीक है, और आंकड़े आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और सरकार विभिन्न योजना और नीतियां बनाने के दौरान आंकड़ों का बेहतर तरीका से विश्लेषण कर सकती है और उससे आधार पर निर्णय ले लेती है। नुकसान क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक सरकार का मुख्य नुकसान सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक आधारित प्रणाली में स्थानांतरित करना, क्योंकि भारत इतना दक्ष नहीं है। यहाँ के लोगों की जो परंपरागत रूढ़िवादिता पर आधारित है, ठीक है, कंप्यूटर से संबंधित ज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक संबंधित इनको इतना नॉलेज नहीं है, तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। तो ई गवर्नेंस का मुख्य नुकसान सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक आधारित प्रणाली में स्थानांतरित करना। यह प्रणाली व्यक्ति को व्यक्ति के संपर्क में खो देती है, जो बहुत से लोगों के द्वारा मूल्यवान है। इसके अलावा ई सरकारी सेवा का क्रियान्वयन कई प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं के साथ होता है। अक्सर यह बहाना बनाना आसान होता है, जैसे कि सर्वर नीचे चला गया है, ठीक है, सर्वर डाउन हो गया, प्रदान की गई सेवाओं के साथ समस्या। और सीधा सा आएगा मतलब जो कर्मचारी अधिकारी वगैरह होते हैं जनता को तुरंत बेवकूफ़ बनाते हैं, भाई है ना, पर्सनल व्यक्तिगत कार्य करना है तो ठीक है कि भाई सर्वर डाउन हो गया, फलाना हो गया, और कुछ वास्तविक भी होता है और कुछ भी बनाया जाता है। तो इस टाइप से दोनों चीज़ें नुकसान है। तो ई गवर्नेंस से संबंधित चुनौतियों के बारे में देखा जाता है तो आर्थिक चुनौती से शुरुआत करते हैं। अवसंरचना, देखो बिजली, इंटरनेट आदि बुनियादी सुविधाओं का अभाव। अभी बहुत सारे जो गांव हैं, बहुत सारे गांवों में है कि क्या बोल रहे हैं अपन कि भाई वहाँ पे इंटरनेट सुविधा ही नहीं है। इंटरनेट सुविधा तो बहुत दूर की बात है। अभी 4G सैचुरेशन नाम का प्रोजेक्ट चलाया गया है USF यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के माध्यम से, जिसमें भारत सरकार ने तय किया है। यह USF के फंड है। इसके माध्यम से ये होता है कि भारत के ऐसे गांव जहां पर कम्युनिकेशन उपलब्ध नहीं है वहां पर BSNL के द्वारा नए टावर लगाए जाएंगे और यही हो रहा है। तो ऐसे ऐसे गांव में जहां पर किसी प्रकार का कोई नेटवर्क ही नहीं है ना, तो आज भी अपन इंटरनेट, वॉइस कॉल इनसे अछूते हैं। बिजली नहीं है वहाँ पे, तो बिजली, इंटरनेट आदि बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। भारत नेट और सौभाग्य पहले इस संबंध में उठाए गए कदम है। भारत नेट लागत के बारे में बात कर रहे हैं तो ई गवर्नेंस हेतु किए जाने वाले उपाय महंगे होते हैं। इनके लिए भारी सार्वजनिक व्यय की आवश्यकता होती है। भारत जैसे विकासशील देशों में ई गवर्नेंस पहल के कार्यान्वयन में परियोजनाओं की लागत प्रमुख बाधाओं में से एक है। सामाजिक चुनौतियों के बारे में देखें तो विश्वास, ई सरकार को विश्वास के 2 स्तरों की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। पहला यह कि उपयोगकर्ता को उस उपकरण या तकनीक के प्रति आश्वस्त
सहज और भरोसेमंद होना चाहिए जिसके साथ वह बातचीत करेंगे। दूसरा आयाम सरकार के भरोसे से संबंधित है। इसके अलावा वित्त मूल्यवान जानकारी, यहाँ तक कि व्यक्तिगत जानकारी के बारे में किसी भी अन्य संस्था द्वारा कुछ धोखाधड़ी गतिविधियाँ हो सकती हैं। यह निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था के सभी वर्गों के नागरिकों के बीच ई शासन के बारे में विश्वास को मिटाता है। परिवर्तन का विरोध, यह मानव मनोविज्ञान है कि परिवर्तन को आसानी से स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, इसलिए यह ई गवर्नेंस को लागू करते समय बाधा के रूप में खेल सकता है। गोपनीयता और सुरक्षा, डाटा लीक होने से के मामले में ई गवर्नेंस के प्रति लोगों के विश्वास को खतरे में डाल दिया है। इसमें लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा मानक और प्रोटोकॉल होना चाहिए। डिजिटल डिवाइड, देखो डिजिटल डिवाइड से तात्पर्य ऐसे अलगाव से है जो व्यक्तियों और समुदायों और व्यवसायों के बीच मौजूद है, जिनकी सूचना प्रौद्योगिकी तक तो पहुँच है और किसी की पहुँच नहीं है। तो इन सेवाओं से वंचित लोगों की संख्या बहुत अधिक है। तो डिजिटल विभाजन जनसंख्या की अमीर गरीब, पुरुष महिला, शहरी और ग्रामीण आदि क्षेत्रों में आराम से देखा जा सकता है। यानी बहुत सारे लोग डिजिटल पता ही नहीं जानते हैं, फ़ोन तक कॉल तक लगाना नहीं जानते, इंटरनेट चलाना तो दूर की बात है। तो एक बहुत बड़ा समुदाय है अमीर गरीब के बारे में। अमीर जानता नहीं, गरीब नहीं जानता है, पुरुष जानते, महिला नहीं जानती हैं, शहरी लोग जानते, ग्रामीण लोग नहीं जानते हैं। तो इस टाइप से जो डिफरेंस होता है अमीर गरीब के बीच में, पुरुष महिला के बीच में, शहरी, तो इस टाइप से डिजिटल डिवाइड भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस बना हुआ है। इसके कारण क्या है कि देखो आर्थिक गरीबी, लोगों में जागरूकता की कमी है, अंतर को कम करने की आवश्यकता है, तभी ई गवर्नेंस के लाभों का समान रूप से लाभ मिल पाएगा। क्षेत्रों में प्रयास किए गए जो उनको देखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही क्वेश्चन आता है अक्सर। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क स्वान, देखो परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 400 पॉइंट ऑफ प्रेजेंस केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है। परियोजना के अंतर्गत ब्लॉक, जिले और संभाग को हाई स्पीड डाटा कनेक्टिविटी नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा गया है। लगभग 7500 कार्यालयों को हॉरिजॉन्टल कनेक्टिविटी दी जा चुकी है। इसमें 400 लोक सेवा केंद्र भी शामिल हैं। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, नेशनल ई गवर्नेंस योजना के बारे में बात करें अपन 2006 में शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य जो CSC होते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए आम नागरिकों को सभी सरकारी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने हेतु सक्षमता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित कराना है। डिजिटल इंडिया 2015 में शुरुआत की गई थी। इसका इस्तेमाल करके जन सेवाओं की समूची प्रणाली का रूपांतरण करने के लिए भारत सरकार ने 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम प्रारंभ किया था। इस कार्यक्रम ने ई गवर्नेंस की परिभाषा को ऊंचे धरातल पर ला दिया है। जहां तकनीकी रूप से विभिन्न नीति अपनाई गई हैं, वही परियोजना आधारित दृष्टिकोण के स्थान पर प्लेटफॉर्म आधारित दृष्टिकोण अपनाने से सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म आधारित माहौल विकसित हुआ है। नागरिकों को अनेक सामान्य सेवाएं संयुक्त रूप से मिलने लगी हैं। डिजी लॉकर के बारे में बात करें अपन, MPPSC मुख्य परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो डिजी लॉकर होता है डिजिटल इंडिया की प्रमुख पहल है, जिसमें जुलाई 15 में लॉन्च किया गया था इसको, जिसका लक्ष्य नागरिकों को मार्कशीट, पैन, आधार, डिग्री, सर्टिफिकेट जैसे महत्वपूर्ण जो दस्तावेज होते हैं उनको डिजिटल रूप में स्टोर करने की अनुमति दे करके भारत को डिजिटल रूप में सशक्त समाज में बदलना है। वर्तमान में डिजी लॉकर का इस्तेमाल करने वाली संख्या 2.3 करोड़। देखो लिखना क्या है इसमें, जुलाई 2015 में लॉन्च किया गया था, डिजिटल इंडिया की प्रमुख पहल है। इसमें नागरिकों को मार्कशीट, पैन, आधार कार्ड, डिजिटल जो डिग्री सर्टिफिकेट होते हैं उनको डिजिटल रूप में स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, इसका अभी इस्तेमाल करने की संख्या 2.3 करोड़ के समथिंग। PMG दिशा है ना, PMG दिशा क्या है, देखो प्रधानमंत्री, PM फॉर प्रधानमंत्री, G फॉर ग्रामीण, D फॉर डिजिटल और SH मतलब साक्षरता अभियान। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को डिजिटल तरीके से साक्षर बनाने के लिए शुरू किया गया था। इसके लिए ग्रामीण इलाकों में 6 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। माई गवर्नमेंट, माई GOV मेरी सरकार साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा करके देश में सहभागिता पूर्ण अभिशासन में मदद करता है, जिसमें नागरिक सरकारी कार्यक्रमों, योजनाओं के बारे में अपने विचार साझा कर सकते हैं। ई डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करें तो ई डिस्ट्रिक्ट राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत
राज्य की मिशन मोड परियोजनाओं और सरकार से उपभोक्ता पहलों में से एक है, जिसका उद्देश्य आम सेवा केंद्रों जो CSC रहती है, कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से पहचान की गई बड़ी मात्रा में नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करता है। नेशनल ई डिस्ट्रिक्ट सर्विस सेंटर ट्रैकर एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। एक मोबाइल ऐप है जो नागरिकों को ई डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन के साथ हैंड हेल्ड उपकरण के माध्यम से बातचीत करने की अनुमति देता है। डिजिटल भुगतान, डिजिटल पेमेंट के कई नई भुगतान, डिजिटल भुगतान जैसे कि बात करें अपन भीम ऐप, भीम आधार, भारत QR कोड, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किए गए थे। ठीक है, NPCI के द्वारा, फ़ोन पे वगैरह ये सब चीज़ होती ना। तो भीम UPI समेत डिजिटल भुगतान की लेन देन में अक्टूबर 2016 से 19 तक 8000 गुना वृद्धि हुई है। इसमें जीवन प्रमाण पत्र, लाइफ सर्टिफिकेट, इससे पेंशन भोगी होते हैं ना, उनको अपना जीवन प्रमाण पत्र किसी भी समय और किसी भी स्थान पर डिजिटल तरीके से भेजने या प्रस्तुत करने में मदद मिलती है। जैसे पता रहता है कि भाई जिंदे हैं कि नहीं है, तो उसके आधार पर पेंशन उनको मिलती रहती है। तो 2.58 करोड़ पेंशन भोगियों ने जीवन प्रमाण का उपयोग करके अपने प्रमाण पत्र भेजे हैं। GEM गवर्नमेंट इन ई मार्केट प्लेस, यह आम इस्तेमाल की वस्तुओं और सेवाओं की सरकारी खरीद का ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। तो 9.5 लाख उत्पादन इस प्लेटफॉर्म बिक्री के लिए रखे गए उत्पादन है, प्रोडक्ट। ई कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और जिला अदालत परिसरों में ऑटोमेशन को बढ़ावा देता है। इसके अंदर केस स्टेटस, कॉज लिस्ट, कोर्ट ऑर्डर और क्रिएटिव सर्च आदि कई सेवाएं शामिल हैं। इसके अंदर नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड भी शुरू की गई है, जिसमें तमाम समन्वित अदालतों से जुटाए गए डाटा का विश्लेषण किया जाता है और डैशबोर्ड के जरिए अखिल भारतीय आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, यह एक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अनेक छात्रवृत्ति योजनाओं की सुविधा उपलब्ध कराता है। विद्यार्थियों द्वारा आवेदन भेजने, स्कूल प्रशासनों द्वारा सत्यापन, अधिकारियों द्वारा स्वीकृति और DBT के जरिए संवितरण भी इसमें शामिल होता है। उमंग यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, देखो उमंग प्लेटफॉर्म को नवंबर 2017 में लॉन्च किया गया था ताकि सभी भारतीय नागरिकों को केंद्र से लेकर स्थानीय सरकारी निकायों तक पैन गवर्नेंस सेवाओं का उपयोग करने के लिए इंडिया ई के एक मंच प्रदान किया जा सके। ई अस्पताल हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के 20 से अधिक मॉड्यूल के जरिए अस्पतालों में रोगी पंजीकरण, OPD, फार्मेसी, ब्लड बैंक जैसी सुविधाओं गतिविधियों के स्वचालन को आसान बनाया जाता है। वर्तमान में 322 अस्पताल ई अस्पताल से जुड़े हुए हैं। ई ऑफिस अधिक कुशल और पारदर्शी अंतर सरकारी प्रक्रियाओं को सुगम बनाकर शासन की सहायता करना चाहता है। कुशल और पारदर्शी अंतर सरकारी प्रक्रियाओं को, ई ऑफिस का लक्ष्य सभी सरकारी कार्यालयों को अधिक कुशल, उत्तरदायी और प्रभावी पारदर्शी बनाना है। उत्पाद स्वतंत्र कार्यों और प्रणालियों को एक ढांचे में एकीकृत करना है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार, सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान कर ई गवर्नेंस को प्रोत्साहित किया जाता है। यह पुरस्कार सरकारी विभागों द्वारा की जाने वाली सरकार से नागरिक, सरकार से व्यवसाय की सर्वोत्तम पहलों को मान्यता प्रदान करता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस प्रशासन को एक दूसरी इकाइयों से जोड़ने और करीब लाने के मकसद से NIC नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर वीडियो कॉन्फ्रेंस सेवा मुहैया करा रहा है। यह सेवा 95 से ही उपलब्ध कराई जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग शासन प्रणाली के सभी स्तरों यानी केंद्र, राज्य, जिला और तहसील सरकार और जनता के बीच संवाद स्थापित करने के माध्यम से ये व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। ई सेवाएं, ईमेल सेवाएं, डिजिटल इंडिया अभियान के लक्ष्यों के तहत सरकार ने सभी आधिकारिक संवाद के लिए सुरक्षित ईमेल सेवा उपलब्ध कराया है। आज ईमेल सेवा जियो फेसिंग समेत कई तरह के सुरक्षा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। आज की तारीख में 25 लाख से ज़्यादा यूजर ID
और 2000 एप्लीकेशन ईमेल सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों को संचार के इन साधनों और प्रभावकारी ढंग से जोड़ने के लिए SMS सेवा भी शुरुआत की गई है। ई क्रांति, भारत सरकार प्रमुख डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को प्राथमिकता देती है, जो देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए व्यापक कार्यक्रम के लिए कार्य करता है। ई क्रांति सीधे डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के स्तंभ 4 और 5 से जुड़ी हुई है, जिसका नाम ई गवर्नेंस, रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी और ई क्रांति इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज है। राष्ट्रीय ई सरकार योजना 2.0 ट्रांसफॉर्मिंग ई गवर्नेंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस ई क्रांति का विजन है। ई क्रांति को लागू करना डिजिटल इंडिया और देश में ई गवर्नेंस, आसान गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस देने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रगति, 22 मार्च 15 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के हिस्से के रूप में महत्वाकांक्षी बहुउद्देशीय बहु मॉडल मंच प्रगति को लॉन्च किया है। प्रगति का फुल फॉर्म P4 प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन इसका फुल फॉर्म होता है। P का मतलब प्रो, A फॉर PR का प्रो, A फॉर एक्टिव, G फॉर गवर्नेंस, A फॉर एंड, T फॉर टाइमली, I फॉर इम्प्लीमेंटेशन का शुभारंभ किया था। कब? 22 मार्च 15 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के हिस्से के रूप में। इसके अलावा यह वास्तविक समय उपस्थिति और विनिमय के माध्यम से प्रमुख हितधारकों के लिए ई पारदर्शिता, ई जवाबदेही लाने के लिए मजबूत प्रणाली है। यह पहल अंतर्विभागीय संचार अंतराल को कम करके इस प्रकार की परियोजना और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समय को कम करके मुद्दों को संबंधित करने के लिए और हल करने में प्रभावी साबित हुई है। डाटा केंद्र, यह केंद्रीय सेवाओं की उपलब्धता के साथ ई गवर्नेंस एप्लीकेशन, वेब पोर्टल और वेबसाइट के लिए मजबूत और सुरक्षित लचीला ढांचा उपलब्ध कराता है। स्मरणीय हो कि डाटा सेंटर और नेशनल क्लाउड के माध्यम से वर्तमान में 10,000 विभिन्न ई गवर्नेंस परियोजनाओं के लिए सहयोग मुहैया कराया जा रहा है। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क 2010, सरकार ने ई गवर्नेंस के क्षेत्र में नेशनल नॉलेज नेटवर्क के रूप में एक महत्वपूर्ण पहल की है, जो 10G बैकबोन के जरिए व्यापक तकनीकी स्तर पर राष्ट्रीय नेटवर्क मुहैया कराता है। यह देश के प्रमुख शोध और अकादमिक संस्थानों को तेज गति वाली कनेक्टिविटी भी मुहैया कराता है। देशव्यापी, सरकार ने ई गवर्नेंस के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से देशव्यापी संचार नेटवर्क के रूप में निकनेट नेटवर्क की शुरुआत की है। निकनेट एक सरकारी इकाई से दूसरी सरकारी इकाई, नागरिकों, सरकार और व्यापार के बीच अहम भूमिका निभाता है। ई नाम कार्यक्रम के तहत 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 585 कृषि मंडियों का समन्वय किया गया है और साथ ही डिजिटल सेवा भुगतान की शुरुआत की है। दृष्टि भारत के गांव को गांव से जोड़ना कार्यक्रम है। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 2000 में शुरुआत की गई दृष्टि योजना, और दृष्टि का उद्देश्य सूचना और संचार तकनीक के माध्यम से समाज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए उद्यमशीलता का स्थायी प्लेटफॉर्म तैयार करना था। ज्ञानदूत परियोजना, इस परियोजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के धार जिले में वर्ष 2000 में ग्राम पंचायतों की सहायता से और वहां की लोक सेवाओं को द्वारा की गई थी। यह न्यू लागत वाला स्वपोषित समुदाय आधारित ग्रामीण इंटरनेट पद्धति है, जो जिले के ग्रामीण लोगों की खास जरूरतों को पूरा करती है। अब तक इसके अंतर्गत जिले में 35 ज्ञानदूत केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं, जो ग्रामीण युवाओं द्वारा संचालित हैं। इसके लिए उस क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को चयन कर प्रशिक्षण दिया जाता है। हेड स्टार्ट, मध्य प्रदेश के 6000 जन शिक्षण केंद्र के छात्रों को कंप्यूटर आधारित शिक्षा और कंप्यूटर के प्रयोग की मूलभूत प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। मध्य प्रदेश में अभी 6500 जन शिक्षण केंद्र हैं, जो राज्य के 55 जिलों के मध्य विद्यालय के प्रांगण में स्थित हैं। हेड स्टार्ट की योजना राज्य के सभी जन शिक्षण केंद्र को कंप्यूटर हार्डवेयर मल्टीमीडिया सामग्री से सुसज्जित करने की है। इसका उद्देश्य जन शिक्षण केंद्र को मीडिया यूनिट के रूप में विकसित करने की है, जो राज्य के मध्य विद्यालय के विद्यार्थियों को कंप्यूटर संबंधित शिक्षा प्रदान करने में सक्षम है। ई ग्राम स्वराज्य, देश भर में पंचायती राज संस्थाओं शासन को मजबूत करने के लिए पंचायती राज में PRI ने यूजर की सुगमता,
मंत्रालय को बेहतर करने के लिए एक वेब आधारित पोर्टल ई ग्राम स्वराज शुरू किया है। ई ग्राम स्वराज का लक्ष्य विकेंद्रित प्लानिंग, प्रगति रिपोर्टिंग और कार्य आधारित अकाउंटिंग में बेहतर पारदर्शिता लाने का है। एम शासन के बारे में बात करें अपन, तो एम शासन का मतलब होता है वायरलेस नए मीडिया प्रौद्योगिकी के जरिए नागरिकों और कारोबारियों को सार्वजनिक सेवाएं सूचना देना। यह ई शासन का पूरक है, ना कि इसका विकल्प है। ई शासन के तहत सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के अलग अलग स्तरों पर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है। एम गवर्नेंस के जरिए शासन की सेवाओं और जानकारी कहीं भी और कहीं भी उपलब्ध कराई जा सकती है। एम गवर्नेंस के जरिए सरकार की पहल, देखो इसका उद्देश्य लोगों को मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के माध्यम से सरकारी सेवाएं प्रदान करना है। इसे मोबाइल उपकरणों के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता को सक्षम करने के लिए मुख्य बुनियादी ढांचे के रूप में विकसित किया गया है। मोबाइल सेवा राज्य डाटा सेंटर जो SDC होता है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क स्वान होता है, या फिर राज्य और राष्ट्रीय सेवा वितरण द्वार होते हैं से युक्त सामान्य ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मोबाइल प्लेटफॉर्म के एकीकरण को सक्षम बनाता है। यह एक सरकारी विभाग को वेब और मोबाइल आधारित दोनों सेवाओं को समेकित रूप से एकीकृत करने में सक्षम बनाता है। विशेष रूप से बात करें अपन ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल फ़ोन की अत्यधिक पहुंच को लाभ उठाते हुए इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं को पहुंच बढ़ाता है। मोबाइल सेवा के एक भाग के रूप में मोबाइल एप्लीकेशन स्टोर MIAT द्वारा विकसित किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है ना जो, और मोबाइल गवर्नेंस पोर्टल एम पोर्टल, ये जो पोर्टल दिया हुआ है यहाँ तक पहुँचा जा सकता है, ठीक है। और एम जो ऐप स्टोर वर्तमान में 240 अधिक लाइव मोबाइल एप्लीकेशन होस्ट करता है। जियो एप्लीकेशन को किसी भी व्यक्ति द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन में मुफ्त में डाउनलोड इंस्टॉल किया सकता है, ठीक है। इस तरह से इसके बारे में दिया हुआ है। अपन उद्देश्य के बारे में यदि बात करें, अपन मोबाइल उपकरणों के माध्यम से नागरिकों के लिए सार्वजनिक सेवाओं को तेज़ और आसान पहुँच होती है। इसके माध्यम से इन्फॉर्मेशन सरकारी सेवाओं दूरस्थ वितरण के लाभों को विस्तार करके और भी अधिक सुलभ और केंद्रित बनाता है। टाइमली नागरिकों को जानकारी वितरित करता है। सरकार लोगों के बीच दो तरफा कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है। भारत में एम गवर्नेंस के बारे में बात करें तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने फरवरी 2012 में मोबाइल गवर्नेंस के लिए एक रूपरेखा विकसित और अधिसूचित की थी, और इसके उपाय निम्नलिखित हैं। जैसे कि एक वेब दृष्टिकोण का उपयोग करके सभी सरकारी विभागों और एजेंसियों की वेबसाइटों को मोबाइल के अनुरूप बनाया जाएगा। ई गवर्नेंस के लिए खुले मानकों पर सरकार की नीति के अनुसार विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम और उपकरणों पर अनुप्रयोगों की अंतर संचालन को सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल अनुप्रयोगों के लिए खुले मानकों को अपनाया जाएगा। सभी सरकारी विभाग एजेंसी मोबाइल प्लेटफॉर्म पर मोबाइल उपकरणों के माध्यम से अपनी सभी सार्वजनिक सेवाओं प्रदान करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन विकसित करने तैनात करने के लिए ये सब होंगे। ई गवर्नेंस की मॉडल के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सरकारी सूचना और निर्णयों का प्रसार इसके मॉडल होते हैं। इसमें गार्टन का 4 स्टेज मॉडल मिलता है: उपस्थिति, लेन देन, इंटरकनेक्शन और परिवर्तित, ठीक है। तो उपस्थिति यानी सरकारी एजेंसियों द्वारा वेबसाइटों का रखरखाव, जहां जनता बुनियादी जानकारी तक पहुंच बना सकती है। इंटरेक्शन मतलब उपयोगकर्ता और वेबसाइटों के माध्यम से एजेंसियों से संपर्क बना सकते हैं। लेन देन मतलब पूरा लेन देन, लाइसेंस, आवेदन, शुल्क वगैरह ऑनलाइन द्वारा किया जा सकता है। परिवर्तन सरकारी सेवाओं को प्रभावी बनाने के लिए। एक आता है हिलर, बेलांगेर और मून का मॉडल। तो हिलर, बेलांगेर और मून ने क्रमशः 2001 और 2002 में इलेक्ट्रॉनिक सरकार के लिए ई रूपरेखा विकसित की और उनके ई गवर्नेंस चरणों को 5 मॉडल में विकसित किया। इसके चरण निम्नलिखित हैं। सूचना, सरकारें अपनी वेबसाइटों के माध्यम से सूचना का प्रसार करती हैं। दो तरफा संचार, सरकारें दो तरफा संचार की अनुमति देती हैं, आमतौर पर ईमेल के माध्यम से। लेन देन, सरकारें ऑनलाइन लेन देन के पूरा करने की अनुमति देती हैं। एकीकरण, सरकारों को अपनी सेवाओं को एकीकृत करना चाहिए जो आमतौर पर एक ही पोर्टल के माध्यम से की जाती हैं, भले ही कोई भी एजेंसी उन्हें प्रदान करे। सरकार को अपनी सेवाओं को एकीकृत करना चाहिए आमतौर पर एक ही पोर्टल के माध्यम से, भले कोई भी एजेंसी उन्हें प्रदान करे। राजनीतिक भागीदारी, इस चरण में सरकार के साथ अधिक से अधिक प्रत्यक्ष व्यापक बातचीत के लिए ऑनलाइन वोटिंग
ऑनलाइन सार्वजनिक मंच, ऑनलाइन पंजीकरण, पोस्टिंग, टिप्पणियाँ, जनमत सर्वेक्षण ये शामिल होता है। तो ये हिलर, बेलांगोर और मून का मॉडल होता है। इसमें 5 चरण होते हैं: सूचना, दो तरफा संचार, लेन देन, एकीकरण और राजनीतिक भागीदारी। तो इस टाइप से ई जो गवर्नेंस वाला पोर्शन है ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। इम्पोर्टेंट इसमें जो विभिन्न टाइप की जो योजना वगैरह चलती है, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, देशव्यापी नेटवर्क, पंचायती नाम दृष्टि वगैरह है ना, और भीम मैप पर डिजिटल डिवाइड, डिजिटल ईमेल सेवा, वीडियो कॉन्फ्रेंस वगैरह, ये इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इनको बार बार पढ़ना है और यहीं से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप ये अच्छे से आया होगा दिमाग में। तो इस प्रकार से ये आज का ये सेशन ख़त्म करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।